हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारा टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें हम अप्रत्यक्ष स्रोत पढ़े, भूविज्ञानियों के मत पढ़े, हमने प्रत्यक्ष स्रोत पढ़े। प्रत्यक्ष स्रोत में हमने ज्वालामुखी की बात की, हमने भूकंप की बात की। भूकंप की चर्चाएं हम कर रहे हैं। हमारा टॉपिक था इसमें प्रत्यक्ष स्रोत में भूकंप। भूकंप कहाँ उत्पन्न होते हैं? धरातल से नीचे 30 से 100 किलोमीटर की गहराई तक अधिक उत्पन्न होते हैं, जिसमें भूकंप उत्पन्न होते हैं, जिसको भूकंप मूल बोलते हैं। जहाँ पे भूकंप सर्वाधिक प्रभाव डालता है, सबसे पहले लघुत्तम मार्ग में, उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। ये बात की हमने। उसके बाद हमने चर्चाएं की कि जो भूकंप मूल है, जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है, वहाँ पर कुछ लहरें या तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसमें दो प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक तो बॉडी वेव होती हैं, एक धरातलीय सरफेस वेव होती हैं। बॉडी वेव में हमने चर्चाएं की पी तरंग की और एस तरंग की। जो बॉडी वेव है वो दो तरीके की होती हैं। एक तो कौन सी होती है? प्राइमरी वेव, और एक सेकेंडरी वेव, जिसको हम पी तरंग या एस तरंग बोलते हैं। पी तरंग की हमने चर्चा की कि पी तरंग है वो अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है। तरंग दिशा के समानांतर ही उसका जो तरंग का कंपन होता है, ध्वनि के समान उसका कंपन होता है। ये हमने चर्चाएं की है। सर्वाधिक स्पीड वाली तरंग होती है, जिसकी गति होती है 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड। और बात करें तो तीनों माध्यमों में ये विचरण कर सकती है पी तरंगे। तीनों माध्यम कौन से? ठोस, द्रव और गैस। फिर हमने बात की एस तरंगों की, सेकेंडरी वेव की, जिसको द्वितीयक तरंग बोलते हैं। सेकेंडरी तरंग जो एस तरंग है, उसकी गति कम होती है। किसकी एवज में? पी तरंग की एवज में। तो उसकी गति 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड माना हमने। और इसको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं, जो कि प्रकाशीय तरंगों की समान होती हैं, यानी तरंग दिशा के समकोण या लंबवत पर चलती हैं। यानी जैसे प्रकाशीय किरण होती है, तो वैसे ही ये तरंगे या ये लहरें कंपन उत्पन्न करती हैं, वैसे ही। इसलिए ये माने तो ये केवल ठोस में ही चलती है, तरल और गैसीय पदार्थ में लुप्त हो जाती हैं। कौन सी तरंगे? एस तरंग। जिसके कारण हमें पृथ्वी की आंतरिक जो परतें हैं, उनके बारे में सामान्य जानकारी मिल सकती है कि वहाँ पे किस प्रकार की तरंगे हैं या किस प्रकार के वहाँ पे परतें हैं। यानी जो तरल भाग आएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में, वहाँ पे एस तरंग चलेगी नहीं, लुप्त हो जाएगी। जबकि पी तरंग है वो तो निकल जाएगी, क्योंकि वो तो तरंग दिशा के समानांतर ही आगे कंपन करते हुए निकलती है, इसलिए वो तो निकल जाएगी। और जो एस तरंग है वो ऊपर नीचे होएगी, तो वहाँ पे ही लुप्त हो जाएगी, वहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो ये एस तरंग और पी तरंग के बारे में हमने चर्चाएं की है, जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञात होता है कि किस प्रकार की कठोर चट्टानें हैं, या ठोस है या मुलायम है, किस प्रकार के आंतरिक भाग में तरल पदार्थ है या ठोस पदार्थ है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम, ये तो बॉडी वेव थी, इसके बाद हम दूसरी जो तरंगे हैं वो है धरातलीय। कौन सी तरंगे हैं? धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव। ये जो धरातलीय तरंगे हैं, इसके अंदर हम बात करें, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, उसी समय से जो कंपन उत्पन्न होता है, वो कंपन धरातल के जो ऊपरी सतह है, धरातल की जो ऊपरी परत होती है, सतह होती है, वहाँ पे प्रकट होता है। वहाँ पे प्रकट होने के बाद में इस धरातलीय जो तरंग है, इसका निर्माण होता है। जो ऊपरी भाग में आकर के जब वहाँ से कंपन स्टार्ट होता है, उसी समय इस धरातलीय तरंग का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। फिर धरातल पे जो चलने वाली तरंग है, उसको धरातलीय तरंग बोलते हैं। ये मान लो ये क्या है? धरातल है। यहाँ से पी तरंग आई, यहाँ पे एस तरंग आई, आकर के इसमें कंपन उत्पन्न किया। कंपन उत्पन्न करने से ही यहाँ पे वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार रूप में एक लहर का निर्माण होता है। वो लहर इस धरातल के ऊपरी भाग में चलती है।
इस ऊपरी भाग में चलती है। तो इस ऊपरी भाग में इसको क्या बोलते हैं? धरातलीय तरंग। इसको क्या बोलते हैं? धरातलीय तरंग, सरफेस वेव बोलते हैं। आंतरिक भागों में बॉडी वेव बोलते हैं इसको। बॉडी वेव का मतलब पी तरंग और एस तरंग। जब ये कंपन ऊपरी सतह पे आ जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? धरातलीय तरंग बोलेंगे। सबसे ज़्यादा लंबा मार्ग तय करती है ये। धरातल पर सबसे ज़्यादा लंबा मार्ग तय करने वाली जो तरंग है वो धरातलीय तरंग है, इसलिए इसको लॉन्ग वेव भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव, यानी एल वेव। इसको लॉन्ग वेव या एल वेव भी बोलते हैं। अनेक विद्वानों के द्वारा इस तरंग का यहाँ पे सर्वे किया गया, इसके बारे में जानकारी जुटाई गई धरातलीय तरंगों के बारे में। इसके बारे में इन विद्वानों ने अपना अध्ययन किया, जिसके बाद में रिसर्च के बाद में ही इन विद्वानों ने इस तरंग का अनेक प्रकार के अन्य नामों से भी इसको जानते हैं या उनका जो वर्णन किया गया। इसके अन्य नाम, इन विद्वानों के कारण अन्य नामों से इसको जाना जाता है। अन्य नामों में हम इस तरंगों को क्या बोलते हैं? धरातलीय तरंगों। यहाँ पे लॉर्ड रेले तरंग बोलते हैं। लॉर्ड रेले विद्वान का नाम था, उसने इसका अध्ययन किया। क्या विद्वान का नाम क्या है? लॉर्ड रेले, इसलिए इसको लॉर्ड रेले तरंगे भी कहते हैं। ठीक है। इसको लंब तरंग भी बोलते हैं, यानी लंब तरंग। इसको लव तरंग भी बोलते हैं, यानी लव तरंग भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम यहाँ पर स्टोनले तरंगे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोनले। ये विद्वानों के नाम है, स्टोनले तरंगे। ये अनेक विद्वान थे जिन्होंने इसका अध्ययन किया, तो अपने नाम पर ही इस तरंग को यहाँ पे वर्णित कर दिया और इसके नामों से ही अन्य नाम इसके इस तरंग के पड़ गए। समझ गए बात? तो यहाँ पर ये जो तीन तरंगे हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, इन तीनों तरंगों की यहाँ पे हम चर्चा कर सकते हैं। जो भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे कितनी हैं? पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। मुख्य रूप से ये तीन तरंग होती हैं जिससे भूकंप में कंपन उत्पन्न होता है, जिस तरंगों के कारण। ठीक है। जिसमें वाइब्रेशन होता है, जो वाइब्रेट होता है धरातल में, उसको ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है। आगे की बात करें तो कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इनके अलावा भी कुछ भूकंपीय लहरों के जो समुच्चय हैं उनको जाना है, यानी उसका पता लगाया है। इन तरंगों पी, एस, एल के अलावा भी कुछ ऐसे भूकंपीय तरंगे हैं जिनका समुच्चय है, उनके बारे में अनेक विद्वान हैं। कुछ विद्वानों की हम चर्चाएं करेंगे, जिसमें विक्टर कोनार्ड है, जिसमें जेफरे है। इस विद्वानों ने भी अन्य समुच्चयों की जानकारी हासिल की है, जिसमें एक तरंग तो है, एक तरंग है पी प्राइम। इस सिंबल को प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम। पी प्राइम और एस प्राइम, ये दो यहाँ पे तरंगों की जानकारी हासिल की है। पी प्राइम की जो जानकारी हासिल की वो था विक्टर कोनार्ड, विक्टर कोनार्ड। और एस प्राइम की जो जानकारी हासिल की वो था यहाँ पे जेफरे, जेफरे। ये दो विद्वान थे। ये दोनों तरंगें जो उन्होंने ज्ञात की है, पी प्राइम, एस प्राइम, इनका जो और विशेषताएं हैं वो तो पी और एस के समान ही है। पी व एस तरंग जो है उनके समान ही है पूरी विशेषताएं इनकी, लेकिन इनकी गति में अंतर है। इसकी जो गति है वो यहाँ पे 6 से 7 किलोमीटर है प्रति सेकंड, जबकि ये पी की जो गति वो कितनी थी? 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। एस की गति थी वो कितनी थी? यहाँ पे हमने चर्चा की है वो 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि विक्टर कोनार्ड ने पी प्राइम की गति ये मानी है और जेफरे महोदय ने एस प्राइम की खोज की, इसका पता लगाया। तो जेफरे ने इसके बारे में यहाँ इसकी गति बताई है 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि इस धरातलीय तरंग है इसकी गति कितनी है? यहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये कम गति की तरंग है धरातलीय तरंग, लेकिन सर्वाधिक विनाश उत्पन्न करने वाली यही तरंग है। सर्वाधिक विनाश ये धरातलीय तरंग ही करती है, धरातल पर सबसे ज़्यादा विनाश। तो विनाशकारी तरंग का नाम आए तो कौन सी तरंग आएगी?
एल तरंग आई। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी चर्चा करते हैं। तो जेफ्रे महोदय ने इस तरंग की गति कितनी बताई है, 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पी प्राइम की गति कितनी है, 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये किसने बताई, विक्टर कोनार्ड ने। ठीक है, यहाँ पर और बात करें तो दूसरा इसका समुच्चय और खोजा गया, दूसरा इसका और एक समुच्चय खोजा गया, उसका नाम है यहाँ पे पीजी और एसजी। ठीक है, ये दोनों तरंग हैं। इस तरंगों की जो खोज की वो विद्वान था जेफ्रे। कौन सा था, जेफ्रे। जेफ्रे ने कहा कि इनकी गति तो है कम, बिल्कुल कम है। इस जो तरंगों के जो समुच्चय की खोज की जेफ्रे ने, इन्होंने बताया कि पीजी और एसजी जो तरंग है, इस तरंगों की गति तो क्या है, कम है, लेकिन इनकी जो विशेषताएं हैं वो पी व एस के समान ही है। जैसे पी व एस तरंगें चलती हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ प्रकार की, या उनकी गति में अंतर हो सकता है, या उसकी दिशा कौन सी है, तरंग के समान है, वो कौन कौन से माध्यमों में जाती है। ठीक है, तो उनके समान ही है अनेक विशेषता तो, लेकिन इसकी गति क्या है, कम है। तो ये दो समुच्चय और खोजे गए इन विद्वानों के द्वारा। इस समुच्चय को खोजने वाले विक्टर कोनार्ड पी प्राइम को, एस प्राइम को जेफ्रे, यहाँ पे पीजी और एसजी को खोजने वाला विद्वान था जेफ्रे। तो इस विद्वानों ने इनकी खोज की है, समझ गए बात। तो यहाँ पर इसकी बात हम कर सकते हैं। एक विद्वान है यहाँ पर, जैसे आर.डी. ओल्डहम जिसको बोलते हैं, आर.डी. ओल्डहम, रिचर्ड यहाँ पे डिक्सन ओल्डहम, इसका पूरा नाम क्या है, रिचर्ड डिक्सन ओल्डहम। इन्होंने 1908 और 1909 में पी, एस व एल इन तीनों तरंगों की सबसे पहले जानकारी प्रदान की। सबसे पहले आंकलन इस विद्वान ने ही किया, आर.डी. ओल्डहम ने। पी की, एस की, एल की सर्वप्रथम आंकलन करने वाला जो विद्वान है वो कौन सा है, आर.डी. ओल्डहम। किसकी आंकलन किया इन्होंने, पी तरंग का, एस तरंग का, एल तरंग का। कब किया, 1908-1909 में। ठीक है, तो इसकी जानकारी आप ध्यान में रखो। हमने क्या चर्चाएं की, वापस रिपीट कर रहा हूँ। हमने पी और एस की चर्चाएं की थी। उसके बाद धरातलीय तरंग की बात की, जिसकी गति है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है। इसको धरातल पर लंबी दूरी तय करने के कारण लॉन्ग वेव कहते हैं, जिसको एल वेव कहते हैं। अनेक विद्वानों ने इसका अध्ययन किया, जिसके कारण उनके अन्य नाम पड़े। लॉर्ड रेले तरंग भी बोलते हैं धरातल को, धरातलीय तरंग को लंब तरंग भी बोलते हैं, लव तरंग भी बोलते हैं, स्टोनले तरंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई धरातली की। इसके अलावा और समुच्चय की बात की हमने, तो और समुच्चय में हमने पी प्राइम, एस प्राइम की बात की, जिसको विक्टर कोनार्ड और जेफ्रे ने खोजा है। ठीक है, जिसकी विशेषताएं पी व एस के समान ही है। और जेफ्रे ने एक और समुच्चय खोजा, जिसका नाम क्या है, पीजी और एसजी। इस तरंगों की इन्होंने चर्चाएं की। ठीक है, ये जो तरंगें हैं यही भूकंप को उत्पन्न करने में अपना स्थान रखती हैं। इन्हीं के कारण भूकंप का कंपन होता है, इन तरंगों के कारण ही। ठीक है, ये तो बात हो गई इन तरंगों की। अब एक छोटी सी बात, इस सब्जेक्ट जो ये मैटर है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला, इससे हटकर है, लेकिन इसके अंदर ही आएगा, समझ गए। वो है यहाँ पे भूकंपीय लहरों के छाया क्षेत्र। इसको भी आप ध्यान में रखना, कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, पृथ्वी में यहाँ पे भूकंपीय तरंगों के छाया क्षेत्र का वर्णन कीजिए या वर्णन कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो आपको छाया क्षेत्र का भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी हेडिंग क्या होगी, भूकंपीय लहरों का छाया क्षेत्र। ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये भूकंपीय जब टॉपिक आएगा उसमें नहीं पढ़ेंगे, फिर वो अभी देख लो। क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो आंतरिक संरचना में ही ये छाया क्षेत्र बनता है, इसलिए हम इस टॉपिक में इसको ले रहे हैं, ताकि आगे भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस छाया क्षेत्रों की बात करें तो लहरों के जो छाया क्षेत्र हैं, वो छाया क्षेत्र एक अनुमान के अनुसार ही हम इसको ले सकते हैं। एक अनुमान लगाया गया कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग को अंतरतम भाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरतम भाग में एक तरल भाग है, एक भाग क्या है, तरल। जैसे मानो यहाँ पे ये पूरी पृथ्वी है,
इसमें एक भाग ऐसा है ये कि जो तरल रूप में है। किस रूप में है? तरल रूप में। समझ गए बात? ये अनुमान लगाया गया कि एक भाग क्या है, यहाँ पे तरल है। तो भूकंप विज्ञानियों ने इस तरल भाग के कारण इस पृथ्वी में कुछ छाया क्षेत्र प्रदर्शित किए, कुछ छाया क्षेत्रों की चर्चा की। देखिए, हम पहले बात कर चुके हैं इस भूकंप मूल और भूकंप केंद्र के जो क्षेत्र हैं। यहाँ पे जैसे भूकंप केंद्र का क्षेत्र है, ये यहाँ पर तरल भाग है, ठीक है। यहाँ पे ये तो क्या है, भूकंप मूल, जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है, जिसको हम हाइपोसेंटर बोलते हैं, अवकेंद्र बोलते हैं सेंटर, ठीक है। यहाँ से तो भूकंप उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम इस धरातल पे यहाँ से भूकंप जाते हैं, तरंगे जाती हैं, तो इस भाग को हमने क्या कहा था? अधिकेंद्र, एपिसेंटर। क्या बोलते हैं इसको? अधिकेंद्र, जो सबसे लघुतम मार्ग है। ये हमने चर्चाएं की है। इसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर या अधिकेंद्र बोलते हैं। सर्वाधिक प्रभाव भूकंपीय लहरों का सबसे ज़्यादा प्रभाव इस जगह पे ही पड़ता है। सबसे ज़्यादा कंपन या सबसे ज़्यादा विनाश जो होता है धरातल पे, वो यहीं पे होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपन सबसे ज़्यादा होता है। कारण कि दूरी कम है। भूकंप उत्पन्न होने और धरातल के बीच में दूरी क्या है? कम है, लघुतम मार्ग है, इसलिए सबसे ज़्यादा विनाश इन तरंगों से यहीं पे होता है। सबसे ज़्यादा वाइब्रेट यही करता है, ठीक है। तो इस भाग में हम बात करें तो यहाँ से भूकंप मूल है। इस भूकंप से तरंगे हैं वो इधर भी जाती हैं, इधर भी जाती हैं, इधर भी जाती हैं, ये चारों तरफ इसकी तरंगे जाती हैं, ठीक है। ये भूकंपीय तरंगे हैं, ठीक है, यहाँ तक जाती हैं। समझना है इस चीज़ को, समझ गए बात? यहाँ पर एक चीज़ और डायग्राम बना रहा हूँ। ये भूकंप अधिकेंद्र वाला, ये भूकंप मूल वाला। यहाँ पे ये कोण है इसका, ये 103 डिग्री का है। ये वाला कोण क्या है? 103 डिग्री का है। यहाँ पर इसका कोण है वो ये वाला 143 डिग्री का कोण है। ये वाला कोण भी कितना है? 143। इस चीज़ को समझना, ठीक है। ये क्या है? इसका भूकंप मूल, और ये है अधिकेंद्र। इस चीज़ को यहाँ पे हम 3 डायग्राम में लेते हैं। यहाँ भूकंप मूल है, ये क्षेत्र भूकंप का उत्पन्न होने का क्षेत्र है, जो 30 से 100 किलोमीटर का एरिया मान सकते हैं, बीच में कहीं भी। यहाँ पे जब भूकंप उत्पन्न होता है तो इसमें तरंगे निकलती है, एक तरंगों का समुच्चय निकलता है, जिसमें पी तरंग और एस तरंग होती है। कौन सी होती है? पी तरंग, एस तरंग। एल तरंग तो कहाँ पे आएगी? जब ये धरातल पर पहुँच जाएंगे तो धरातल पे जो चलने वाली तरंगे हैं उनको क्या बोलते हैं? यहाँ पे एल तरंग बोलते हैं, धरातलीय तरंग बोलते हैं, जो सर्वाधिक विनाश वाली होती है, ठीक है। तो इसमें 2 तरंगे होते हैं, एक तो होती है पी तरंग और एक होती है एस तरंग। अब हमने जो पहले चर्चा की उसको ले रहे। पी तरंग जो है, हमने ये बात की कि पी तरंग की जो विशेषताएं हैं वो कैसी हैं? तीनों में माध्यमों में चलने वाली है, जबकि हम क्या मानते हैं? इस भाग को तरल मानते हैं। कुछ आ रहा है समझ में? इस भाग को क्या मानते हैं? हम तरल मान रहे हैं, एक अनुमान के अकॉर्डिंग मान रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये मान लो पी तरंग है, ये एस तरंगे हैं, ये पी है, ये एस है, और ये पी है, इसके नीचे यहाँ पे एस है और ये पी है। ऐसे हम मान सकते हैं इसमें कि ये पी तरंग, एस तरंग ये धरातल पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम धरातल के अंदर कोई भूकंप उत्पन्न होता है तो वहाँ से तरंगे हैं वो बाहर जाने की कोशिश करती है चारों तरफ। जैसे यहाँ पे भूकंप मूल है, यहाँ तरंग हुई तो वो चारों तरफ जाने की कोशिश करती है, समझ गए। लेकिन भूकंप मूल है, उसके पास में यहाँ तरल पदार्थ है, यहाँ पे क्या है? तरल पदार्थ है। हम कहते हैं पी तरंग है वो तो तीनों माध्यमों में जाती है, वो तो क्या जाती है? तीनों माध्यमों में। जबकि एस तरंग है वो केवल ठोस में ही चलती है, जबकि यह तो क्या है? तरल है। तो इस क्षेत्र में तो वो चलती है, इस क्षेत्र में तो क्या होती है? वो चलती है पूरे में, समझ रहे हो? इस क्षेत्र में यहाँ से
इस भाग तक तो वो एस तरंग चलेगी, यहाँ से यहाँ तक, जबकि ये तरंग भाग आ गया। अब इसमें जो ये प्रवेश करेगी, जैसे यहाँ से इस तरल भाग में ये तरंग प्रवेश करेगी एस वाली, तो वो इसमें ही लुप्त हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? लुप्त। तो ये यहाँ से यहाँ तक ही चलती है, इस भाग से इस भाग तक। तो ये 103 डिग्री का कोण था, तो ये 103 डिग्री का कोण है। कहाँ से? ये अधिकेंद्र से है, यानी यहाँ से इसका कोण देखें हम इस क्षेत्र का, तो ये 103 डिग्री का बनता है। तो इतना जो क्षेत्र है इसमें एस तरंग बिल्कुल नहीं आती, इस भाग में एस तरंग बिल्कुल नहीं आती। किसके कारण? इस तरल पदार्थ के कारण नहीं आ पाती है, जिसके कारण एस तरंग का छाया क्षेत्र इसको माना जाता है। इतने भाग को क्या माना जाता है? एस तरंग का छाया क्षेत्र, शेडो एरिया, छाया क्षेत्र। सेकेंडरी वेव का शेडो एरिया कौन सा हो गया? 103 डिग्री से 103 डिग्री तक का प्रतिध्रुवस्थ भाग में। प्रतिध्रुवस्थ का मतलब ये हो गया, जैसे दो गोलार्ध हैं, ये तो वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यहाँ से मान लो कोई क्षेत्र है, तो इस भाग का प्रतिध्रुवस्थ भाग ये वाला होगा, ये इसका प्रतिध्रुव यानी पूरा विपरीत, ये इसका क्या है? प्रतिध्रुवस्थ वाला क्षेत्र होगा। इस किरण का प्रतिध्रुवस्थ यानी यहाँ का कोई भाग है, इसका प्रतिध्रुवस्थ ये होता है। तो भूकंप मूल के यहाँ प्रतिध्रुवस्थ भाग, भूकंप मूल से 103 डिग्री से 103 डिग्री दोनों तरफ भूकंप मूल के दोनों तरफ ये इसका छाया क्षेत्र ही बनता है। किसका? एस तरंग का। ध्यान रखना, एस तरंग का छाया क्षेत्र 103 डिग्री से 103 डिग्री के मध्य। समझ गए? दूसरी बात करते हैं, पी तरंग का छाया क्षेत्र कौन सा है? क्योंकि छाया क्षेत्र दो तरीके के हैं, एक तो पी छाया क्षेत्र है और एक एस छाया क्षेत्र है। यहाँ पर पी का छाया क्षेत्र देखते हैं। इस भाग में यहाँ पर तीनों माध्यमों में चलती है पी तरंग। यहाँ पी तरंग प्रवेश करते ही इसके अंदर तो चलेगी, लेकिन विक्षेपित हो जाएगी। विक्षेपित का मतलब यहाँ पे मान लो ये चलना चाहती है ऐसा, लेकिन ये विक्षेपित हो जाती है। चलना चाहती है सीधा, लेकिन विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चलना चाहेगी सीधा, लेकिन ये विक्षेपित हो जाएगी। यहाँ पे चलना चाहती है सीधा, लेकिन विक्षेपित हो जाएगी, यहाँ पे विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, सीधा चलना चाहती है लेकिन विक्षेपित हो जाएगी, तो यहाँ तक आएगी। इस भाग में तो नहीं आ पाई, इस भाग में तो नहीं आ पाई क्योंकि विक्षेपित हो गई। सीधा चलना चाहते हैं लेकिन विक्षेपित हो जाते हैं ऐसे। यहाँ पे विक्षेपित होने के बाद में ये तरंग यहाँ पर आ जाती है और इस भाग तक पहुँचती है, इस धरातलीय सतह पर पहुँचेगी। तो इस भाग में नहीं पहुँच पाती, ये वाली तरंग है वो यहाँ पे पहुँचेगी, तो इस भाग में नहीं पहुँच पाती है। ये जो क्षेत्र है इसमें पी तरंग है वो प्रवेश नहीं करती। किसके कारण? इस तरल पदार्थ के कारण। यहाँ चलती है वो निकल जाती है, यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ तो पी तरंग पहुँच जाती है, लेकिन जो ये भाग है इस भाग के अंदर पी तरंग भी नहीं आ पाती। कौन सा क्षेत्र है ये वाला? ये जो पार्ट है इसका, इस पार्ट में पी तरंग भी नहीं आ पाती है। तो हम कह सकते हैं कि 103 से 143 तक का जो कोण है इसके मध्य पी तरंग का छाया क्षेत्र बनता है। समझ गए? एस का तो कौन सा है? 103 से 103 के मध्य में, और पी तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो कौन सा है? 103 से 143 वाला। इस छाया क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पी का छाया क्षेत्र। तो दो तरीके का यहाँ पे छाया क्षेत्र हो गया। एक तो कौन सा हो गया? पी तरंग का छाया क्षेत्र, और एक हो गया यहाँ पर एस का छाया क्षेत्र या एस छाया क्षेत्र। ठीक है, तो पी का कौन सा हो गया? 103 से 143 तक का, दोनों तरफ प्रतिध्रुवस्थ भाग के दोनों तरफ 103 से 143, और एस तरंग का छाया क्षेत्र 103 से 103 तक। ये एस तरंग का छाया क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये बात हो गई इसके छाया क्षेत्र। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।